हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग CSS अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग ने जो भी किया था ये आपके सामने HTML है और यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और एक चीज यहाँ पर मेन कंटेंट में हम लोगों ने ये जो कॉलम्स वगैरह सारी चीजें लगाई है ना, ये दिखता कैसे है ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हेडर में देख लेते हैं और हेडर से पहले हम लोग ये जो मेस हुआ है ना ये पहले ठीक कर लेते हैं। देखिए इमेजेस जो है ना, इमेजेस के लिए हम लोग एक अलग से क्लास लगा देंगे। तो पहली चीज वो कर लेते हैं। देखिए मेन डॉट सी एस एस यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं एक क्लास बोलता हूँ इमेज हाइफन फ्लूड नाम से। और इसमें मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ भैया मैक्स विड्थ जो है इसकी आप कर दीजिए 100%। और इसका जो हाइट होगा वो हमेशा हाइट ऑटो रखिए। और डिस्प्ले या तो आप ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक या नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पर जो है ना इनलाइन ब्लॉक रखिए। ठीक है, चलो इसका डिस्प्ले नहीं रखते हम लोग। ठीक है, इतना ही रख देते, सेव करते। ये क्यों रखा मैंने पता है, ये अगर आपने कोई भी इमेज आपके कॉलम में डाली है और आपकी इमेज की विड्थ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी इमेज की विड्थ अगर 50% है और आपकी इमेज जो है वो 50% से बड़ी है, तो ये क्लास उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और वो क्लास जो है ना, ये क्लास हम लोग इमेज पे लगाएंगे और इमेज क्या करेगा, इमेज जो है 100% उस कॉलम के अंदर जाके फिट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्लास बनाया गया है ताकि आपके कॉलम जो है ना 1 से 12 नंबर तक, वो उसके अंदर जब आप इमेज डालोगे ना जो बड़ी वाली, तो वहां पर वो फिट हो सके। और बड़े वाले इमेज पे ये आपको यूज करना है। ओके, समझ में आ गया। तो मैंने एक ही बार इसको लिख दिया है और इसको हम यूज करेंगे पूरे HTML पे। तो यहाँ पर देखिए हेडर में तो मैंने इमेज नहीं लिया है, मेरे नेविगेशन में भी नहीं है, बैनर में भी नहीं है। हाँ, मेन कंटेंट में बहुत सारे इमेजेस है। तो यहाँ पर देखिए पहले लेफ्ट कॉलम में, ये 3 कॉलम में मेरे इमेजेस है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको क्लास लगा देता हूँ जो अभी अभी मैंने बनाया है। ठीक है, तो इस क्लास को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और ये कुछ एक सेकेंड, इसको, मेरा माउस खराब है यहाँ पर, एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दूसरे कॉलम में भी इमेज है, तो इसलिए मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें भी आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके, सेव किया। ऊपर के 3 कॉलम्स मेरे पूरे हो चुके हैं, ये चौथे कॉलम में इमेज नहीं है। अब चलते हैं मिडल वाले कॉलम में। ठीक है, इसको मिडल वाले कॉलम में लेके चलता हूँ। कॉलम 12 में यहाँ पर देखिए इमेज है। इसके बाद मिडिल कॉलम में ही यहाँ पर दूसरे कॉलम के अंदर फिर से इमेज है। और ये तीसरे कॉलम के अंदर फिर से इमेज है। ओके, और यहाँ पर अब आती है बारी राइट कॉलम की। तो यहाँ पर भी इमेज है। यहाँ पर भी देखिए कॉल 12 में इमेज है दूसरे कॉलम में, और ये तीसरे कॉलम में भी। ओके, चौथे कॉलम में जो है वो इमेज नहीं है, वहां पर सिंपली यूएल एलाइ डाल के रखा हुआ है, लिस्ट है हमारी। ओके, तो इस तरह यहाँ पर हम लोग ने सारा सब कुछ जितने भी इमेजेस थे उन सभी इमेज टैग्स के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। क्या अप्लाई किया है बोलिए, इमेज हाइफन फ्लूड वाला क्लास जो अभी अभी यहाँ पर बनाया गया है। अब इससे होगा क्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। देखिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको दिक्कत दे रही है। यहाँ पर देखिए राइट वाला जो कॉलम है ना वो नीचे चला आ रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो अभी देखिए ये 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम है, इसको देखने के लिए आपको पहले मोबाइल में जाना पड़ेगा। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, तो पहले मोबाइल से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा मोबाइल में लेके चलते हैं। मान लो 320 पकड़ लिया मैंने यहाँ पर। और 320 में देखिए आपका ऑलमोस्ट देखिए सब कुछ रिस्पॉन्सिव हो चुका है। देखिए सब कुछ 100% में दिखाई दे रहा है आपका। ये किशोरी ट्यूटोरियल्स, नेविगेशन, ये जो बैनर वाला सेक्शन, देखिए लेफ्ट कॉलम है आपका, लेफ्ट कॉलम 1 2 3। और इसमें देखिए लिस्ट है। इसके बाद मिडिल कॉलम आ गया 1 और 2 और 3। इसके बाद फिर से राइट कॉलम 1 2 और 3। तो ये तो सबसे मतलब परफेक्ट है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पर देखिए ब्रेक पॉइंट्स चेंज किए थे। कॉल MD4 लिखा था आपने, तो ये MD में जाके हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करते जाता हूँ, 768 तक मैं 768 लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इक्वली कॉलम्स डिवाइड हो चुके हैं। इक्वली क्यों, क्योंकि यहाँ पर MD4 लिखा है, इसका मतलब ही
MD से ये शुरू हो जाता है, मतलब 768 से ये 444 अप्लाई करेगा, 4 की जो विड्थ है वो अप्लाई करेगा। मेरे ख्याल से 4 नंबर की जो विड्थ है ना, आई थिंक 33.33% कुछ है, तो वो इक्वली डिवाइड करती है कॉलम्स। इतना समझ में आ गया? तो 4 4 4 12 हो गया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इक्वल दिख रहा है आपको। और उसके बाद देखिए आपने क्या लिखा है, एक्सेल से मतलब 1200 से आप सेम इसकी जो MD4 की जो ऊपर वाले की और मतलब लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम की जो है, आप 3 3 करिए और मिडल की जो है वो 6 करिए। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए 1200 तक ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन जैसे 1200 क्रॉस करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब एक्चुअली ना यहाँ पर राइट में आना चाहिए था, अभी पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, तो वो हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, डीबग करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो क्या पहले यहाँ पर HTML देखेंगे, तो HTML देखिए सब कुछ सही है, कॉलम के बाद रो आ रहा है, यहाँ पर भी 4 कॉलम्स है हमारे, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही है। तो ये सब कुछ सही है। इसके बाद मिडिल कॉलम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। इसमें भी देखिए रो कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, और कॉलम, तीनों कॉलम्स के ऊपर एक रो है। ओके, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए कॉल -12 है, ये 12 है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, और यहाँ पर भी रो है। तो वैसे तो HTML में मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। एक बार क्लासेस चेक कर लेते हैं, कॉल एक्सेल 3 और एक्सेल हम लोग ने 6 यूज किया है, तो 6 और 3 9 और 3 12, ये भी सब सही काम कर रहे हैं। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई इशू आना चाहिए। हाँ देखिए, यहाँ पर हमारी गलती हो रही है, हम लोगों ने यहाँ पर 2 बार एक्सेल लिखा है। देखिए ये गलती हम लोगों ने की है। तो 1400 का ब्रेक पॉइंट जो है ना, वो डबल एक्सेल होता है, इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पर XXL लिखना है आपको, यहाँ पर ये वाला, ये मैंने 1400 के लिए लिखा था। ओके, इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है 1200 के आगे। अब मैं सेव करता हूँ, अब देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर देखिए, तो लेफ्ट कॉलम आ गया, मिडिल कॉलम में देखिए विड्थ चेंज हो गई, जैसे आपने 1200 इधर क्रॉस कर दिया, ये देखिए आपकी विड्थ अप्लाई हो जाएगी, बीच वाली मतलब बड़ी हो जाएगी, ये मैं ये कह रहा हूँ। मैं एक नंबर नीचे लेके जाता हूँ, तो देखिए 768 से लेके 119 तक इक्वल दिखेगी। जैसे 1200 आ जाएगा, आपकी विड्थ अप्लाई होना शुरू करेगी, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है कॉल एक्सेल 3, मतलब पहले वाले को 3 नंबर की विड्थ लगा दीजिए। 3 नंबर मुझे लगता है 25% अप्लाई करता है, और यहाँ पर भी देखिए 3 नंबर लगाए, मतलब ये 25% की विड्थ है, और ये जो है 50% की विड्थ है। तो इस हिसाब से क्या होता है, 50%, 25 100 हो जाता है। अगर वो भी आपको समझ नहीं आ रहा है ना कौन सी नंबर की विड्थ क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको डिवाइड करते रहना है, ये बात सिर्फ ध्यान में रखिए। ये ग्रिड सिस्टम जो है वो 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम है, और यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर डिवाइड करने हैं बस। तो 6 नंबर 3 नंबर 3 नंबर लगा दी, मतलब आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया कॉलम्स को। तो ये 12 कॉलम देखिए यहाँ पर बराबर फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्लास के नाम जो है ना वो बराबर लिखने हैं आपको, जैसे मैंने अभी गलती की थी वो गलती आप दोबारा मत कीजिए। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो एक्सेल हमारा हो गया, फिर मैंने लिखा डबल एक्सेल से 2 कर दीजिए। तो चलिए, डबल एक्सेल मतलब 1400 होता है, तो देखिए 1400 जैसे क्रॉस हो जाएगा, तो अब देखिए डबल एक्सेल वाली विड्थ अप्लाई हो रही है। तो लेफ्ट कॉलम में देखिए 1400 पे चलता हूँ, यहाँ पर देखिए एक माइनस करता हूँ, तो देखिए 1200 वाली विड्थ है। अब आगे चलता हूँ, तो देखिए 1400 से जो हम लोग ने डबल एक्सेल लगाया ना वो अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर 2 वाली विड्थ अप्लाई हो रही है। तो मुझे लगता है ये 16% की कुछ विड्थ है, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बताता हूँ। यहाँ नहीं, ये वाली लेफ्ट कॉलम में, यहाँ पर देखिए डबल एक्सेल देखिए 16% वाली कुछ विड्थ अप्लाई होती है। तो इतना समझ में आ गया आपको? तो ये जो है अब 1400 वाला ब्रेक पॉइंट ले रहा है, डबल एक्सेल 2 और यहाँ पर 8 नंबर। तो ये बीच वाला कॉलम देखिए आपका 8 नंबर की विड्थ अप्लाई कर रहा है। अभी बात समझ में आ रही है? और देखिए आपने ऑलमोस्ट, आपका पूरा हो चुका है रिस्पॉन्सिव, आपने ये पूरा बना लिया है इसको, बस अभी आपको सिर्फ CSS अप्लाई करनी है। बाकी आधा काम तो देखिए आपके ग्रिड सिस्टम ने आपका कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये फायदा होता है ग्रिड सिस्टम का। ओके, तो चलिए अभी ज्यादा बातें नहीं करते, हम लोग CSS शुरू कर लेते हैं। तो इसको मैं 320 लेके आता हूँ। 320 में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है और मोबाइल से हमें शुरू करना है इसको CSS अप्लाई करने को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ पहले हम लोग जो है हेडर वाला सेक्शन पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर थोड़ा चलते हैं,
तो हेडर में देखिए यहाँ पर कुछ लाइट ग्रे मतलब #222 वाला जो कलर है वो अप्लाई हो रहा है। तो इसको ना हम लोग सीधा लिख सकते हैं हेडर के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ नीचे, लिखता हूँ हेडर। और ये जो इमेज वगैरह जो लिखा है ना, इसके लिए हम लोग ऊपर थोड़ा सा लिख देंगे कि क्या है, ये जो है रीयूजेबल क्लास है। मतलब रीयूजेबल का मतलब मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, और ये आप बार बार यूज कर सकते हो आपकी HTML के पेजेस पे, भले वो कितने भी पेजेस हो आपके पास। तो ये सेम क्लास आप जहाँ चाहो जिधर चाहो लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग ने जो बनाया है ये स्पेशली इमेजेस के लिए है। तो वो जहाँ पर आपको इमेजेस की जरूरत पड़ती है ऐसा कुछ करने की, तो सिंपली ये वाला क्लास जाके लगा दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका रीयूजेबल क्लासेस। और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ ये जो है हेडर सेक्शन है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ मैं हेडर, या फिर बोल सकते हो हेडर CSS। ओके, और अभी मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर जो है #222 दे दो। सेव किया मैंने, और जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर देखिए वो कलर आ जाएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिए और कई सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था स्पेसिंग, हम लोगों ने देखा था रीयूजेबल क्लासेस जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह वगैरह, तो वो भी यहाँ पर यूज करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं स्टाइलिंग। तो अभी देखिए यहाँ पर H1 है और यहाँ पे पैराग्राफ है। तो सिंपली मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, देखिए हेडर के अंदर जो H1 है इसको आप लगा दीजिए कलर वाइट, और हेडर के अंदर जो पैराग्राफ है उसको आप लगा दीजिए कलर वाइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक ही बार लिख दिया, सेव किया, और यहाँ पर आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, और एक चीज बताता हूँ, देखिए ये इस तरह आपको लिखना नहीं है, ये हैबिट बैड हैबिट है एक्चुअली। जब भी आप प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना, अभी तो क्या है, ठीक है हम लोग छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, तो देखिए हमेशा वहां पर हेडिंग्स कॉमन रहती है। मतलब हेडिंग की CSS कॉमन रहती है, पैराग्राफ की CSS एक ही जैसे रहती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उन टैग्स के ऊपर यहाँ पर ना क्लासेस अप्लाई करें कुछ इस तरह। ओके, तो ये एक ही क्लास आप हैंडल कर सकते हो CSS से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा। तो अभी फिलहाल क्या है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये चल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ना सेंटर मुझे चाहिए, ये दोनों चीजें जो है वो सेंटर चाहिए। तो अब देखिए वो क्लासेस हमारे काम आएंगे जो मैंने आपको सिखाए थे रीयूजेबल वाला। तो इसमें मैं लगा सकता हूँ, मेरे पास क्या है, देखिए रीयूजेबल क्लासेस में हमारे पास ग्रिड सिस्टम के अंदर एक तो अलाइनमेंट के क्लासेस है, दूसरे जो है वो डिस्प्ले वाले क्लासेस है, डिस्प्ले ब्लॉक नन विजिबल जो भी है वो। तो यहाँ पर मैं अलाइनमेंट यूज कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे मोबाइल से लेके डेस्कटॉप तक ये जो दोनों चीजें हैं, किशोर ट्यूटोरियल्स और लर्न मोर, ये मुझे सेंटर में दिखाना है। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर TEXT टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ओके, ये सिंपल सा क्लास हमारे पास है। सेव किया, जैसे सेव कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए आपका ये सेंटर में चला आ जाएगा। दूसरी चीज, ऊपर से और नीचे से मुझे थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास रेडीमेड क्लासेस है, और उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ मोबाइल से लेके आगे तक मुझे चाहिए। इसीलिए मैं मोबाइल वाला क्लास यूज कर रहा हूँ, PY मतलब Y मतलब Y एक्सिस, और यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 की स्पेस आपको मिल जाएगी। अगर आपको बढ़ाना है 5 किया तो देखिए 5 की स्पेस मिल जाएगी, सॉरी। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी स्पेस लगानी है। तो मैं चाहता हूँ चलो 3 लगे, तो मैंने 3 लगा दी, और ये मोबाइल से लेके ऊपर तक वो 3 ही अप्लाई करेगा। अगर आप चाहते हो बाद में जाके कोई चेंज हो जाए, यहाँ पर मान लो आपको 768 में थोड़ी बढ़ानी है, तो सिंपली 768 का क्लास यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो PY मैं बोलता हूँ -MD -5 कर दीजिए। तो देखिए 768 में 5 नंबर का 5 नंबर की पैडिंग लग जाएगी, और उसके आगे वही कंटिन्यू होते रहेगा। देखिए ओके, बात समझ में आ रही है। और 768 की जैसे नीचे आते हो तो देखिए वो मोबाइल वाला क्लास अप्लाई होगा जो है PY-3। तो यही चीज करके रखी है हम लोगों ने स्पेसिंग के लिए हमारे ग्रिड सिस्टम में। तो देखिए अभी इसके लिए अलग से आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आप रीयूजेबल क्लासेस जैसा ही है, आप बार बार यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेविगेशन थोड़ा देख लेते हैं। नेविगेशन में देखिए यहाँ पर ये मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। अब नेविगेशन का CSS हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सिंपली देखिए नेविगेशन जो है बैकग्राउंड का ब्लैक है उसका, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा नेविगेशन। तो यहाँ पर सिंपली लिखना है नेविगेशन CSS, और फिर एक बार नेविगेशन का क्लास है, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा ब्लैक। सेव, और जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखिए आपका नेविगेशन भी ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पर देखिए अभी ये जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का काम कर रहा है। बट हमें मोबाइल में जब जाता हूँ तो वो 100% फिट हो जाना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो लेआउट है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये मैंने मेरे ख्याल से बहुत पहले आपको बताई थी ये वाला लेआउट, कि एक बेसिक लेआउट कैसे बनाते हैं वो। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिव देखना है तो आपको मीडिया क्वेरीज की सीरीज देखनी होगी, उसमें मैंने एक बना के रखा है सेम लेआउट, और वहां पर उसको रिस्पॉन्सिव किया है मीडिया क्वेरीज की मदद से। तो वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको पहले। तो चलना पड़ेगा मीडिया क्वेरीज के इसमें और फोल्डर में, और यहाँ पर देखिए ये वाला वो लेआउट है। तो इसको अगर आप रिस्पॉन्सिव करके मैं दिखाऊं तो ये है कुछ इस तरह, मतलब इसका डिजाइन मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ मुझे मोबाइल में दिखाना है। ओके, तो ऐसा करने के देखिए मैं वही चीज बोल रहा हूँ, अगर आपके पास डिजाइन है तो सिंपली आपको कुछ इस तरह करना है, 100% फिट कर देना है मोबाइल में। मोबाइल का डिजाइन अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो आपको वो हिसाब से सीएसएस लगानी है। तो देखिए मुझे सिंपली करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये डेस्कटॉप में आपका कुछ इस तरह है, तो मोबाइल में मुझे कुछ इस तरह करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले ये सबको ब्लॉक ब्लॉक तो ऑलरेडी है लेकिन हमें एंकर को करना पड़ेगा, राइट। तो एल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही होता है, ठीक है, ये तो आपको बात पता है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं चलते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, पहली बात नेविगेशन यूएल लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं एचटीएमएल दिखा दूँ तो नेविगेशन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए ULLI है, राइट। तो यहाँ पर भी आपको क्लास लिखना है, हमेशा गुड हैबिट है। ओके, तो अभी फिलहाल मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, नेविगेशन डॉट नेविगेशन यूएल। तो इस यूएल में पहली चीज मुझे क्या करनी है, यूएल का जो डॉट डॉट जो भी होता है स्टाइल होता है वो मुझे निकाल देना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ स्टाइल नन करिए, स्टाइल टाइप नन। और दूसरी चीज नेविगेशन के अंदर ULLI में डिस्प्ले ब्लॉक ही मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट ही ब्लॉक होता है, इसके लिए LI के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं सीधा जाऊंगा एंकर के लिए लिखूंगा, और मैं बोलता हूँ एंकर में आप क्या करिए, ब्लॉक कर दीजिए डिस्प्ले ब्लॉक। क्यों, क्योंकि ये मुझे फुल विड्थ में यहाँ पर दिखना चाहिए। दूसरी चीज एंकर में कलर जो है, टेक्स्ट कलर जो है वो वाइड हो जाना चाहिए, यहाँ पर देखिए वाइड हो गया। और एक इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना, इसको अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए, मैं नन किया। और एक चीज मुझे ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई हो जानी चाहिए, इसीलिए मैं 1 REM चारों बाजू से दे रहा हूँ। ओके, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, मुझे 1 REM चाहिए इसीलिए मैं दे रहा हूँ 1 REM। या फिर आप ऊपर नीचे से भी दे सकते हो, सिंपली ऊपर और नीचे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए। और सेंटर में भी चाहिए, अभी सेंटर के लिए देखिए आप तो यहाँ से लिख सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, या फिर आपके पास रेडीमेड क्लासेस है उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लास दे रहा हूँ टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और ये मुझे मोबाइल से सेंटर चाहिए, आगे जाके मैं चेंज करूंगा, बाद में देख लेते, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं सेंटर लिख रहा हूँ, सेव किया। और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर सेंटर में चले आ जाएंगे मेरे जो भी नेविगेशन लिंक्स है। ओके, कुछ इस तरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये मैंने एक्टिव डाल के रखा था, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देखिए एक्टिव क्लास। ओके, तो इसको भी मुझे देना पड़ेगा, और ये कलर अप्लाई करना है, तो इसका मैं कलर देख लेता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। ये लाइट ब्लू का काम कर रहा है, ठीक है। और एक चीज, इसको हम लोग साइड में रख देते ताकि हमें पता चले कि भैया ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है इसका है। और तीन तीन है मेरे पास, देखिए पता नहीं, हाँ दो दो है, चलो दो है मुझे लगता है, ये शायद किसी और का है, मुझे लगता है हमारा यहाँ पर है, हाँ ये वाला है। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा इधर डाल के रख देता हूँ, और ये जो है इसको भी, इसका पता नहीं, इसको नीचे डाल के रख देते, ठीक है। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिव कुछ इस तरह बैकग्राउंड लाइट ब्लू लगाना है मुझे एक्टिव के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेविगेशन में जो ULLI डॉट एक्टिव है उसका जो एंकर है उसको आप बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए लाइट ब्लू। ओके, सेव किया, और यहाँ पर लग जाएगा। और ऊपर से देखिए उसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, ब्लैक करना पड़ेगा। चलो ब्लैक कर दिया, सेव किया, तो देखिए यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये जो पैडिंग आ रही है ना, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो ये पैडिंग क्यों आ रही है थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग ने जो यूज किया है वो call-12 है।
तो ये कॉलम आपने यूज किया है ना, इस वजह से आपको पैडिंग आ रही है। तो अगर आपको ये कॉलम नहीं चाहिए तो सिंपली आप निकाल सकते हो, सिंपली डिव रख सकते हो और फिर ये रो भी निकाल सकते हो। फिर अगर डिव मतलब कॉलम नहीं डाल रहे तो रो की भी जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो अगर मान लो आपने यहाँ से रो भी निकाल दिया तो फिर से देखिए कंटेनर की आपकी पैडिंग लगेगी, तो यहाँ पर कंटेनर की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली नेविगेशन और यूएल एलाई आ जाएगा आपका। तो देखिए आपकी तीनों चीजें निकल गए, तो ये तीन चीजों की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वैसे भी जरूरत तो नहीं पड़ रही है, तो आप निकाल सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप ग्रिड सिस्टम बना रहे हो तो ये सब कुछ डालना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको समझना है कि यहाँ पर ग्रिड काम कैसे करते हैं और उस हिसाब से आपको कॉलम्स और रोज और कंटेनर्स डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए निकाल देता हूँ ये सब और सिंपली यहाँ पर डाल देता हूँ यूएल एल आई, सेव किया। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट हमारा काम बन चुका है। ओके, तो ये हमारी जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो है। इसके बाद ठीक है हमारा नेविगेशन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा एडिशनल फॉन्ट्स है, वो फॉन्ट्स हम लोग लास्ट में देखेंगे, फॉन्ट्स अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम लोग सब कुछ यहाँ पर सीएसएस अप्लाई कर लेते, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ऊपर और नीचे स्पेसिंग ज्यादा है किशोरी ट्यूटोरियल्स पे, यहाँ पर थोड़ी सी कम है, तो वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया PY4 और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह थोड़ा सा मेरे ख्याल से बढ़ चुका है, फिर भी थोड़ी कम ही लग रही है, तो मैं 5 ही लगा देता हूँ। तो 5 जो है कुछ इस तरह दिखेगी। तो देखिए मेरे ख्याल से दोनों की 5 अभी ठीक दिख रही है। तो अगर मैं 5 लगा रहा हूँ मोबाइल से तो देखिए ये मुझे लगाने की अभी जरूरत नहीं है एमडी में, क्योंकि वो भी 5 ही है, तो ये मोबाइल से आगे तक 5 ही लगेगा। ओके, तो देखिए हमारा यहाँ पर भी काम पूरा हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर बैनर सेक्शन में जाना है। तो बैनर सेक्शन के लिए बहुत ही ईजी है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली बैकग्राउंड अप्लाई कर देना है बैनर को। तो बैनर ये मैं बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ और ओपन करते हैं ये वाला बैनर। अब बैनर के लिए देखिए सिंपली लिखना है बैनर डॉट बैनर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बैनर CSS और यहाँ पर सिंपली बैकग्राउंड अप्लाई करना है लाइट ब्लू, सेव किया। तो देखिए आपका ये लाइट ब्लू कलर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए कैसे दिख रहा है, ऊपर से और नीचे से थोड़ी ज्यादा स्पेसिंग है। तो यहाँ पर आपके पास रेडीमेड क्लासेस है वो यूज कर सकते हो, तो बैनर पे भी आप लगा सकते हो। देखिए मैं बोलता हूँ PY-5 लगा दीजिए, सेव किया। और सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी जो मतलब हमारे पास जो रेडीमेड क्लासेस है वो कुछ इतना ही आपको पैडिंग निकाल के दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग अलग से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके बताता हूँ। PY का मतलब है वाई एक्सिस, मतलब 3 REM की जो पैडिंग टॉप और बॉटम लगती है वो आपको स्पेसिंग इतना देती है अंदर से, लेकिन यहाँ पर देखिए ज्यादा स्पेसिंग है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, ये वाला क्लास नहीं अप्लाई करूंगा, मैं सीधा जाके हमारा जो बैनर है ना उसी को सीधा जाके लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं बोलता हूँ पैडिंग जो है आप कर दीजिए 10 REM ऊपर और नीचे, और राइट लेफ्ट जो है ना वो जैसे है 1 REM उतना ही रखिए, सेव किया। तो यहाँ पर देखिए अभी आपकी जो पैडिंग है प्रॉपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये भी चीज आप कर सकते हो। इसके बाद ये जो सेंटर आ रहा है सब कुछ, तो वो हम लोग HTML से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए या एक ही बार आप एक तो यहाँ पर लिख सकते हो टेक्स्ट हाइफन सेंटर, या फिर आपको ये निकाल के इस कॉलम में लगा देना है, दो में से एक आप कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेंटर में चला आ जाएगा। और वेलकम के नीचे और ये टेक्स्ट के नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए मैं सिंपली पैराग्राफ को ही अप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ऊपर और नीचे स्पेसिंग दे देगा हमें। तो पैराग्राफ में चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्लास है PY, पैडिंग दे रहा हूँ इस बार मैं, मार्जिन भी दे सकते हो, चलो मार्जिन ही दे देते हैं, MY लिखता हूँ Y एक्सिस, और ऊपर और नीचे जो है 3 दे दीजिए, ठीक है। सेव किया। तो यहाँ पर नीचे थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि नीचे देखिए ये एंकर जो होता है वो डिस्प्ले इन लाइन होता है, तो उसको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। जैसे अब बैकग्राउंड कलर डालोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपकी मार्जिन अप्लाई हो रही है अभी, ठीक है। अब एंकर की बारी आती है, तो देखिए ये हो गया हमारा। अब एंकर के लिए मैंने बोला था सब जगह पे हमारा ये सेम क्लास है, तो ये क्लास पहले कॉपी कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा जो भी हमारी रीयूजेबल क्लासेस है वो हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं डॉट रीड मोर बटन लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं देखिए बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, मुझे लगता है वो जो कलर है लाइट ग्रीन है। मैं सेव किया और देखिए मुझे लगता है लाइट ग्रीन नहीं है, ये कुछ अलग ही है, तो इसको थोड़ा सिलेक्ट करके चेक कर लेते। देखिए लाइट सी ग्रीन है, चलो कोई बात नहीं, लाइट सी ग्रीन लगा देते।
तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, पैडिंग लगा दो 1 REM चारों बाजू से, सेव करते हैं। अब देखिए ये पैडिंग लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर की स्पेसिंग जो है ना वो नहीं लग रही, तो यही बात मैं कर रहा था। ये क्यों होता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले इन लाइन होता है हमारा एंकर। तो ये भाई साहब को पहले करना क्या पड़ेगा, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वो काम करेगा। मैं सेव करता हूँ, अभी देखिए आपकी स्पेसिंग लगेगी। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन चाहिए, और कलर जो है ना वो मुझे चाहिए वाइट। सेव। अब देखिए आपका एंकर रेडी हो चुका है। अब देखिए पूरे प्रोजेक्ट में जो है ना सब कुछ सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी यहाँ पर। तो इसीलिए मैं एक ही बार लिखना चाहता था और ये हमारा काम यहाँ पर कम कर देता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बैनर सेक्शन भी देखिए हमारा रेडी है। यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई नहीं किया हम लोगों ने, ये वाला, ये जो फॉन्ट है ना यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई है, और यहाँ पर जो है वो फॉन्ट अप्लाई नहीं है, बस इतना ही फर्क है। और एक चीज यहाँ पर देखिए ये जो गैप्स दिख रहा है ना, मतलब ये लाइन हाइट है पैराग्राफ के लिए, तो वो भी हम लोग कॉमन लिख सकते हैं। तो अभी पैराग्राफ के लिए हम लोग ने HTML में अलग से क्लास तो नहीं दिया है, तो सिंपली इस बार जो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली p लिखेंगे। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको प्रॉपर क्लास का नाम देना है पैराग्राफ्स के लिए, जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जाके सिंपली कुछ भी नाम देना है आपके मन का, जो इजी लगता है आपको, और वो क्लास अप्लाई कर देना है आपके CSS में। ठीक है, तो ये चीज पहले ध्यान में रखिएगा। ओके तो चलिए मैं यहाँ पर जाके पैराग्राफ लिख रहा हूँ, और फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लाइन हाइट 1.5 रख देता हूँ। सेव। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए लाइन हाइट अप्लाई हो जाएगी सारे, जहां पर भी जितने भी पैराग्राफ्स है वहां पर। ओके चलिए, तो एक फॉन्ट जो हमारा रह गया है ना, एक काम करते हैं फॉन्ट का भी काम कर ही देते हैं। तो चलिए गूगल पे चलते हैं। मुझे फॉन्ट का नाम पता है, उसका नाम है कुछ अमरंथ मेरे ख्याल से। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो। तो देखिए ये वाला वो फॉन्ट है, और गूगल इसको फॉन्ट लिखना पड़ेगा। फॉन्ट डाउनलोड, ओके ठीक है, ये वाला देखिए ये वाला फॉन्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर दो चीज़ें मुझे चाहिए, इटैलिक नहीं चाहिए, देखिए फर्स्ट और ये थर्ड। और ये सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी किया है मैंने, और मैं यहाँ पर जाके सिंपली डाल दूंगा, इसके ऊपर टाइटल के नीचे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट लगा दिया मैंने। और ये जो है फॉन्ट फैमिली, इसको भी कॉपी करेंगे, ये CSS में मुझे बॉडी पे लगाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपली बॉडी लिख रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेव। अब देखिए हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा दिखने लगेगा कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी हम लोग बना रहे हैं, देखिए अभी दिख रहा है ना। तो ये है, यहाँ पर फॉन्ट सारा अप्लाई हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेफ्ट कॉलम, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह है। ओके तो बस आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, देखिए आपका काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। हाँ ये जो इमेज है ना, यहाँ पर इमेज थोड़ी सी दूसरी यूज की थी मैंने, जब CSS मीडिया क्वेरीज की सीरीज में बना रहा था। तो और यहाँ पर जो है बेसिक लेआउट की जो इमेज है ना, ये थोड़ा सा अलग है, तो ये वाली इमेज मैंने अभी यूज की है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और हमें देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, हमने इमेज सिर्फ चेंज की है, लेकिन सब कुछ रिस्पॉन्सिव है। देखिए अगर ये आप बढ़ा के भी देखोगे तो सब कुछ रिस्पॉन्सिव है। हाँ हालांकि आगे जाके हमें ये सारी चीजें चेंज करनी है डेस्कटॉप में, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम लोग मोबाइल के लिए सब कुछ लिख रहे हैं ना, इसीलिए में। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक एक चीज पूरा कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ पहले तो, और ये जो कंफ्यूजन है ना ये सब बंद कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये हमारा बेसिक लेआउट है, और ये हमने डेस्कटॉप में कुछ इस तरह दिख रहा है। ओके और चलो वो रख देता हूँ मैं। ये जो है ना ये रिस्पॉन्सिव, मतलब ये जो मीडिया क्वेरीज की जब सीरीज बना रहा था ना, तो ये लेआउट तभी बनाया था मैंने। तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है, और ये इमेज के साथ है। और ये जो है पूरा बेसिक लेआउट है, और ये इमेज के साथ है, तो कंफ्यूज मत होइए। तो हम जो कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ पर है, देखिए ये तीसरे वाले टैब के अंदर। और ये गूगल फॉन्ट्स का काम हो गया, इसका बंद कर देते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये एक्चुअली हम लोग ने किया, बैनर तक सब कुछ किया है, लेकिन अच्छा एक गुड हैबिट क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहला जो सेक्शन है ना आप पूरा कर लीजिए, जब भी आप CSS बना रहे हो ना, किशोरी ट्यूटोरियल्स और लर्न मोर ग्रो मोर का जो सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, वो पूरा कर लीजिए मोबाइल से लेके आगे तक। तो देखिए यहाँ पर मुझे वैसे कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो मोबाइल से लेके आगे तक जो है ना वो सेम ही रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मेरा काम हो चुका है, मतलब ही मेरा हेडर सेक्शन पूरा हो चुका है।
लेकिन नेविगेशन जो है ना वो आगे जाके मुझे चेंज करना है। जैसे 768 मैं डिसाइड कर रहा हूँ, 768 मैंने डिसाइड कर लिया एक नंबर, जो हमारा मीडिया क्वेरी का ब्रेक पॉइंट का नंबर है। यहाँ से जो है ना इसको मुझे हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना कुछ इस तरह मुझे बनाना है। तो वो चलो वो पहले कर लेते, तो नेविगेशन पहले खत्म कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ फिर एक बार। ये सिंपली कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है वो पहले चेक कर लेते हैं। नेविगेशन में सीधा हम लोगों ने कॉलम वगैरह कुछ नहीं डाला है, यूएल एल डाल के रखा है। तो सिंपली हम सीएसएस से इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, इसको 768 से मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, एक के बाजू में एक। तो पहले आपको मीडिया क्वेरीज लगानी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने कहा आप न्यू वाली फाइल यूज कर रहे हो मेन डॉट सी एस एस, तो सेम मीडिया क्वेरी यूज करनी है जो आपकी ग्रिड सिस्टम यूज कर रही है। तो आपकी ग्रिड सिस्टम कौन सी यूज कर रही है मीडिया क्वेरी, मिनिमम विड्थ वाली, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिनिमम विड्थ 768 के आगे जैसे आप जाते हो तो यहाँ पर क्या करिए, नेविगेशन में जो यूएल का एलआई जो है वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, उसको आप क्या करिए इनलाइन ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, एक के बाजू में एक सारी चीजें चली आ जाएंगी। सेव किया। अब यहाँ पर देखिए 768 में आपका काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक नंबर जब पीछे जाओगे तो देखिए फिर से ये एक के नीचे एक दिखाई देगा, 0 से लेके 767 तक एक नंबर आगे जाओगे तो ये आपका काम बन गया है, ठीक है। अब आगे तक ये सब कुछ सेम ही रहेगा, कुछ करना नहीं है आपको। और नीचे जो बैनर सेक्शन अभी हम लोग ने बनाया ना अभी अभी, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे आप मोबाइल में जा रहे हो तो ये भी कुछ इस तरह दिखने वाला है, और आगे तक जाओगे तो भी कुछ इस तरह ही दिखने वाला है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने हेडर सेक्शन, नेविगेशन और क्या है बैनर सेक्शन पूरा कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो ये भी ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फिर से 320 में लेके आता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़ा लेते ताकि आपको नजर आए, दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर भी देखिए, इसको भी मैं थोड़ा फिर से आपको रिस्पॉन्सिव में लेके चलता हूँ और इसको यहीं पर रखता हूँ। तो ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए, और वैसे ही दिख रहा है हमारे पास, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड अप्लाई करना है और थोड़ी सी स्पेसिंग अप्लाई करनी है ऊपर और नीचे। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए फिर से मैं यहाँ पर अलग से न्यू सी एस एस लिखूंगा। अब बैनर का काम हो गया मेरा। अब मेरा कौन सा काम है, मेन कंटेंट। ओके, तो यहाँ पर मेन कंटेंट लिखना है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे थोड़ा सा, मुझे लगता है लाइट कोरल है या फिर सैल्मन है, देखना पड़ेगा कलर कौन सा है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए लाइट पिंक कलर है। ओके कोई बात नहीं, तो लाइट पिंक कलर लगा दिया मैंने, सेव किया। अब हमारे केस में देखिए यहाँ पर भी लाइट पिंक कलर अप्लाई हो जाएगा, ये वाला रिस्पॉन्सिव है मीडिया वाला, और यहाँ पर ये हमारे रिस्पॉन्सिव है। तो इसमें ना लेफ्ट कॉलम के ऊपर और नीचे, मतलब देखिए हमारे पास तीन कॉलम थे, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। हमारे पास देखिए तीन कॉलम्स थे, एक लेफ्ट कॉलम, यहाँ पर एक मिडिल कॉलम जो नीचे है, यहाँ पर नीचे देखिए मिडिल कॉलम है, और राइट कॉलम है। तो लेफ्ट कॉलम में ना ऊपर और नीचे पहले मुझे स्पेसिंग चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए ये सब चिपक रहा है ना, ये बराबर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए फिर से हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है, तो वो हम लोग यूज करेंगे। तो चलते हैं नीचे मेन कंटेंट में, और मैं चलो मेन कंटेंट को नहीं, मैं मेन कंटेंट को नहीं लगाना चाहता, मैं इसको लगाऊंगा लेफ्ट कॉलम को। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ मार्जिन टॉप पहले आप लगा दीजिए 5, सेव किया। ओके, एक्चुअली ये मार्जिन लग रही है ना, मार्जिन क्या होता है देखिए, मेन कंटेंट में आपने बैकग्राउंड दिया है और उसी को आप मार्जिन जब लगाओगे तो ऊपर से स्पेसिंग देगा, तो आपका बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। इस वजह से यहाँ पर एम के बजाय पी लगाना है, तो ये पैडिंग लगा देगा, और फिर आपका ये बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रख रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो ये 3 कर सकते हो, मैंने 3 कर दिया, तो देखिए अभी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बराबर है। ओके गाइस, तो देखिए तो कुछ इस तरह, तो यहाँ पर हम लोग ने स्पेसिंग लगा दी, ये ऊपर से लगी है। अब हमें ये करना क्या है, इसको नीचे से भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर PT3 देने के बजाय मैं बोलता हूँ PY दे दीजिए, सिंपल।
PY3 से क्या होगा, लेफ्ट कॉलम के ऊपर नीचे 3-3 की स्पेसिंग लगेगी। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये स्पेसिंग आ गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी स्पेसिंग आ गई ऊपर और नीचे। अब इसके अंदर जो कॉलम्स है ना, उसको भी मुझे स्पेसिंग चाहिए। लेफ्ट कॉलम के नीचे मुझे स्पेसिंग चाहिए, लेफ्ट कॉलम 2 के नीचे और लेफ्ट कॉलम 3 के नीचे। ओके, 4 के नीचे अगर आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पर PY3 लगा के रखा है, वो लग रहा है। तो चलिए कॉलम्स में भी हम लोग दे सकते हैं, इसके अंदर जाके कॉलम्स में लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मार्जिन बॉटम देता हूँ, यहाँ पर MB-3 बोलता हूँ मैं। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट किया और पेस्ट किया। यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज PY3 आपने लिख के रखा है, तो ये लेफ्ट कॉलम की जो है ना, वो पैडिंग बॉटम 3 अप्लाई हो रही है, इस वजह से यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, वरना तो डबल डबल हो जाएगी इसीलिए। ओके, तो सेव किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर आपके कॉलम्स के नीचे भी स्पेसिंग दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये स्पेसिंग। तो ये आपका काम यहाँ पर हो चुका है। और एक चीज यहाँ पर देखिए, ये स्पेसिंग का काम तो हो गया, चलो बैकग्राउंड लगा दिया हम लोगों ने, स्पेसिंग लगा दी। और ये रह गया हमारा, देखिए लिस्ट रह गया। तो लिस्ट के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट कॉलम के अंदर लिस्ट है और राइट कॉलम के अंदर लिस्ट है, तो दोनों सेम ही होने वाले। तो इसीलिए मैं आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मेन कंटेंट के अंदर जो भी लिस्ट है उसको आप CSS अप्लाई करो। तो वो करेंगे, चलो वो कर लेते पहले। तो यहाँ पर मैं डॉट मेन कंटेंट लिख रहा हूँ और मैं बोलता हूँ यूएल की जो डिस्प्ले जो भी लिस्ट है वो निकाल दो पहले। क्या हो, कहते हैं इसको, लिस्ट स्टाइल नन, या लिस्ट स्टाइल लिखोगे या टाइप लिखोगे कुछ भी चलेगा। ओके तो ये निकल गया, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मैं लिस्ट स्टाइल ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये सेव किया आपने। इसके बाद फिर से मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पर LI में जो है ना, ये आपका ब्लॉक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और ये आपको ब्लॉक ही रखना है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर मुझे है ना, बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट रखना है। सेव किया, तो यहाँ पर देखिए कलर आ जाएगा। और इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी हम लोग अप्लाई करेंगे, एक REM की। सेव करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपकी पैडिंग भी चली आ जाएगी। और मैं बोलता हूँ मार्जिन बॉटम भी दे दीजिए। अभी मार्जिन बॉटम एक तो आप यहाँ से दे सकते हो, या फिर से आपके पास जो क्लासेस है वो वहां से दे सकते, आपकी मर्जी है, जब जहां से आपको देना है। मैं यहाँ से पहले दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पर मार्जिन बॉटम 1 REM दो तो यहाँ पर कुछ इस तरह मार्जिन लगेगी। या फिर आपको जाके HTML में लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जाके सिंपली LI में जाके क्लासेस अप्लाई करने पड़ेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी यूजेबल क्लासेस है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह लिख सकते हो। तो ये दो तरीके हैं, आपको जैसा करना है वैसा आप करिए। मैं रेकमेंड करूंगा यही क्लास अप्लाई करिए, क्योंकि ग्रिड में ऑलरेडी क्लास लिख के रखा है। यहाँ पर आपका जो CSS होगा वो डबल हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्लासेस है ग्रिड में, तो आप सिंपली वही यूज करिए, ये मैं रेकमेंड करूंगा। ओके, अब जैसे ये लिखते हो तो यहाँ पर देखिए फिर से आपके मार्जिन बॉटम 3 जो जो भी है वो मार्जिन लग जाएगी बॉटम वाली। बस इसी तरह राइट कॉलम में भी नीचे चलते हैं, यहाँ पर भी सेव किया। और यहाँ पर भी आपकी देखिए लिस्ट रेडी हो जाएगी। ओके, सिर्फ यहाँ पर फर्क इतना है, यहाँ पर हम लोग ने स्पेसिंग दिया नहीं, तो वो भी दे देते हैं। चलो, तो पहले तो हम लोग ने किया क्या है, देखिए लेफ्ट कॉलम के लिए PY3 दिया है, राइट। तो मैं बोलता हूँ चलो मिडिल में भी दे दो PY3 ऊपर नीचे, इसको भी दे दो PY3 ऊपर नीचे। सेव करते हैं, तो इस वजह से होगा क्या, देखिए लेफ्ट कॉलम, ठीक है कोई बात नहीं, लेफ्ट कॉलम 1 2 3 लिस्ट खत्म हो गया। अब लिस्ट के बाद यहाँ पर देखिए मिडिल कॉलम मैंने ऊपर दे दिया है PY3, इस वजह से इसकी भी लग रही है, ऊपर वाले की बॉटम भी लग रही है, नीचे वाले की टॉप भी लग रही है पैडिंग। और यहाँ पर भी देखिए जैसे मिडिल कॉलम खत्म होता है, तो यहाँ पर राइट में भी ऊपर की लग रही है, नीचे की लग रही है। इस वजह से समझ में भी आ रहा है कि अलग अलग कॉलम्स हैं। ओके, इसके बाद इसके अंदर जाके भी हमें देना है। तो जैसे अंदर दिया था हम लोगों ने, क्या दिया था, MB-3 दिया था, राइट। और इसको भी नीचे वाले को नहीं देना है, मुझे डबल स्पेसिंग नहीं चाहिए। देखिए मिडल 1, मिडल 2 और मिडल 3, बस काम हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मिडिल का काम हो चुका है, लेफ्ट कॉलम का हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर बाकी है। देखिए इसको भी हम लोग दे देंगे MB3। ये सारे मोबाइल से शुरू होने वाले क्लासेस हैं, वो ध्यान में रखिएगा। तो ये मोबाइल से लेके आगे तक अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ पर भी सब कुछ अप्लाई हो रहा है, और नीचे भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा स्पेसिंग नहीं देनी है मुझे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो ये भी हमारा काम
हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं, आगे तक क्या कैसे दिख रहा है ये तो बात हो गई हमारी मोबाइल वर्जन की, मोबाइल की। और एक चीज, लेफ्ट कॉलम के नीचे ये देखिए स्मॉल टेक्स्ट वगैरह जो है ना, इसको भी हमें स्पेसिंग देनी है, तो ये भी चलो दे देते हैं। लेफ्ट कॉलम में फिर से जाना होगा और कॉलम 12 में जाना होगा। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो स्मॉल टेक्स्ट है या फिर जो भी है, क्या है ये, स्मॉल हेडिंग है, तो इसको हम लोग दे सकते हैं my-2। सेव करता हूँ तो देखिए ऊपर और नीचे स्पेसिंग अप्लाई दिख रही है आपको बराबर। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को भी ऊपर नीचे थोड़ी सी दे सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ my2। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर भी आपकी स्पेसिंग दिखाई देगी, नीचे भी थोड़ी स्पेसिंग दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो थोड़ी सी बढ़ाना तो वो आप बढ़ा सकते हो, 3 दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लग रही है वो, हाँ यहाँ पर लग रही है, ये दिख रही है, दिख रहा है आपको, पहले वाले को दे रहे हैं ना हम लोग। तो ये मैं बोलता हूँ 2 ही रखिएगा, 2 ठीक है, 2 ठीक ठाक दिख रहा है। और ये आपका स्पेसिंग का काम हो चुका है। स्मॉल टेक्स्ट गोज हियर का जो है ना, वो बॉटम थोड़ी सी मुझे और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए my2 क्या है, सिमिलर लगता है। तो यहाँ पर आप करना क्या पड़ेगा, mt2 लिखना पड़ेगा और mb-3 लिखना पड़ेगा। अब देखिए नीचे जो है ना थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिंग दिखाई देगी, अगर ऐसा करना है तो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, तो यही सेम चीज सभी जगहों पे मुझे कॉपी पेस्ट करनी है। पैराग्राफ में भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए और ज्यादा स्पेस चाहिए, तो पैराग्राफ को भी मैं वही चीज सेम चीज लिख रहा हूँ, mt2 mb3, यहाँ पर भी mt2 mb3 सेव किया। और यहाँ पर भी देखिए स्पेस ज्यादा आ जाएगी। ओके, तो देखिए हमारा काम हो चुका है, सिंपली यही चीज कॉपी पेस्ट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो H5 में जाके सिंपली देखिए ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, H5 और पैराग्राफ में सभी जगहों पे लगा देना है, बस यही आपका काम है अभी फिलहाल के लिए। तो मैं इसको बंद करता हूँ, ये खोलता हूँ H5 और ये पैराग्राफ फिर से बंद। फिर से कॉलम में जाना है, H5 पैराग्राफ, फिर से बंद। इसके बाद कौन सा कॉलम है हमारा, ये तो लिस्ट का है, ठीक है। मिडल में जाना है, ओके मिडल में है, राइट, मिडल में H5 है, पैराग्राफ है, फिर से कॉलम 12, यहाँ पर भी H5 है, यहाँ पर भी पैराग्राफ है, फिर से और एक कॉलम है H5 और ये पैराग्राफ। एक्चुअली ये जो है ना, जब आप HTML लिख रहे थे ना तभी एक्चुअल में हमें लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर से H5 और पैराग्राफ में आ गया ये। फिर से देखिए राइट कॉलम में H5 पैराग्राफ, और यहाँ पर तीसरा कॉलम है हमारे पास H5 और पैराग्राफ। ओके, तो देखिए सभी कॉलम्स में हम लोगों ने लगा दिए। सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। अब देखिए सब कुछ एकदम क्लीन और नीट दिख रहा है। देखिए इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं लिखना पड़ रहा है, ये कमाल है हमारे रीयूजेबल क्लासेस का, ग्रिड में से। ओके, अभी समझ में आ गया। तो चलिए ये मोबाइल रेडी हो चुका है आपका सिंपली। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। देखिए अभी भी सब कुछ रिस्पॉन्सिव है, सब कुछ सही दिख रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि आगे हम लोगों ने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। देखिए 768 से अब देखिए मिडिल कॉलम में हम लोगों ने विड्थ इक्वल कर दी थी, तो ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। तो ये भी देखिए एकदम परफेक्टली सब कुछ सामने आपके दिख रहा है, यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लेफ्ट कॉलम, ये मिडिल कॉलम और ये राइट कॉलम सब कुछ बराबर है। अब जैसे 1200 आता है तो 1200 में भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए 1200 में भी देखिए आपको कुछ नहीं करना है अभी, वो अपने आप सब कुछ कर देगा क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ लिख के रख दिया है कॉलम्स में। मतलब HTML में आपने ऑलरेडी कॉलम्स लगा दिए। अब देखिए 1400 जैसे आता है और चेंज हो जाएगा। देखिए तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए आपका रेडी हो चुका है, आपको और कुछ अलग से लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है आपकी जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। आपने CSS भी देखिए कितनी आसानी से अप्लाई कर दी। ओके गाइस, तो अब बचा हमारा क्या, फूटर वाला एरिया। तो चलिए फिर से इसको 320 के आसपास लेके जाएंगे और फूटर का काम कर देंगे। अब फूटर में देखिए 2 मिनट का काम है यहाँ पर फूटर के लिए। पहले हम क्या करते हैं, ये सब बंद कर लेते हैं, ये वाला मेन कंटेंट, और चलते हैं हमारे फूटर में। तो फूटर देखिए क्लास फूटर है और सिंपली पैराग्राफ है। तो इसके लिए मैं सिंपली कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए पहले तो ये फुटर वाला क्लास है, ओके CSS है, और
यहाँ पर सिंपली पहले फुटर को मुझे बैकग्राउंड देना है, तो वो पहले दे दो। मैं बोलता हूँ 222 लगा दो भैया। सेव किया और यहाँ पर देखिए लग गया। इसके बाद इसको भी हम लोग पैडिंग लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ PY-5 देना चाहता हूँ मैं, ऊपर से नीचे से देखिए पैडिंग आ गई। और इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको आप सिंपली जाके लगा दो। क्या लगा दो? कलर लगा दो भैया, और क्या लगाएंगे? ठीक है, टेक्स्ट कलर सेव किया। यहाँ पर देखिए और एक चीज, यहाँ पर देखिए ये जो लेफ्ट अलाइन है इसको सेंटर चाहिए मुझे। मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक सब कुछ सेंटर ही रखना चाहिए, मतलब सेंटर में दिखना चाहिए वो, जैसे मोबाइल आएगा मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक। तो इसके लिए भी हमारे पास क्लास है। तो यहाँ पर देखिए एक तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर सीधे कॉलम में जाके लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल X करता हूँ, कॉलम 12 सेव किया और यहाँ पर देखिए आपका सेंटर हो जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए कुछ इस तरह आपने आपकी जो लेआउट है 12 कॉलम कस्टम रिस्पॉन्सिव ग्रिड की मदद से यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बना दी है। आपकी वेबसाइट की जो भी लेआउट है यहाँ पर देखिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, ये जो हम लोग ने यूज किया है ना, ये H2 मेरे ख्याल से यूज किया है, और यहाँ पर जो यूज हुए ना ये मेरे ख्याल से H1 है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। देखिए ये H1 है और नीचे वाला जो H6 है, और हमने जो यूज किया है ना ये मेरे ख्याल से H2 यूज किया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको H1 यूज करना है कर सकते हो, लेकिन SEO रिकमेंडेड जो होता है ना, एक पेज पे जो है ना H1 हमेशा आपको एक बार ही लिखना है। ओके, बाकी आप रिपीट कर सकते हो, जैसे मैंने H2 लिखा है यहाँ पर। तो देखिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा करना है, तो आप वो CSS से भी हैंडल कर सकते हो। अगर आपने H2 लिखा है तो इसका फॉन्ट साइज आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा काम जो है ना सब कुछ हो चुका है। हाँ, और एक चीज हमारी रह गई यहाँ पर, ये जो इसका डेस्कटॉप है यहाँ पर होवर वाला स्टेट है, हम लोग ने ये नहीं डाला, तो चलो वो भी डाल देते हैं। अभी उसमें कितना टाइम जाएगा, तो इसमें इसके लिए यहाँ पर देखिए नेविगेशन में फिर से मुझे जाना पड़ेगा। ये एंकर है, यही चीज मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं लिखूंगा बैकग्राउंड। इसका क्या करिए, ब्लैक करिए 2 मिनट के लिए, बाद में देखते हैं क्या करना है इसको। और यहाँ पर जो है होवर होना चाहिए। ठीक है, सेव किया, और बैकग्राउंड ब्लैक नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए। ओके, सेव करते हैं, और इसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो कलर जो होगा वो हम लोग रखते हैं ब्लैक। सेव करते हैं, और अब देखिए आपका ये जो होवर स्टेट है वो भी चला आ जाएगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ यहाँ पर पूरा हो जाता है आपका बेसिक लेआउट 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम के साथ। ओके, तो आई होप गाइस अभी आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर हम लोग 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड के साथ एक छोटा सा बेसिक सा लेआउट हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर जो प्रोफेशनल एक लेआउट है हमारे पास, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बना के दिखाया था मेरे ख्याल से। मुझे लगता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है को भी कभी दिखाया था आपको, या मुझे लगता है देखिए यहाँ पर यूजिंग फ्लूट का जो है ना, हाँ शायद यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था फ्लोट यूज करके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक्चुअल मैंने दिखाने का मेरा मकसद क्या था कि यहाँ पर जो है ना, मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हम लोग ने बनाया था फ्लोट में, हम लोग ने बनाया था। देखिए यहाँ पर हम लोग ने ग्रिड सिस्टम यूज नहीं किया है। मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट थोड़ा सा करके बताता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट यानी कंट्रोल U प्रेस करना है, और इसका व्यू सोर्स दिखाता हूँ आपको, और मेन CSS देखिए मेन डॉट CSS में जाना है। और यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कॉलम्स यूज किए नहीं है मैंने। यहाँ पर जो भी मैंने यूज किए ना, सीधे सीधे क्लासेस यूज किए, और जो भी CSS डायरेक्टली लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे आ रहे थे तभी। अगर आपने ये वाली वीडियो सीरीज अगर आपने देखी नहीं है तो ये आप थोड़ा सा देख लो कि ये हम लोगों ने कैसे बनाया है इसको। ये भी रिस्पॉन्सिव ही है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर बनाते समय ना कुछ इश्यूज आए थे, मतलब जो भी दिक्कतें आती है जब हम 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड के साथ नहीं बनाते, तो वो आपको पता चल जाएंगी ये वाला वीडियो सीरीज देखने के बाद। तो वहां पर पहले आप थोड़ा सा वो देख लो, आपको आइडिया आ जाएगी, और आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा कि एक ग्रिड सिस्टम क्यों यूज करनी चाहिए जब भी हम कोई भी एक वेबसाइट की लेआउट बना रहे हैं। जैसे हम लोग ने इस बेसिक लेआउट में बनाया, अभी जो भी हम लोग ने बेसिक लेआउट है इसमें हम लोग ने 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड यूज की है। बस वही चीज करने वाले, ये सेम लेआउट फिर एक बार हम लोग बनाएंगे, लेकिन इस बार 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड के साथ बनाएंगे।
ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पर मैं आपको उसके आंसर्स दे दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।